हेलो बच्चों, एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर्स के जो एग्जाम्पलर एमसीक्यूज हैं वो सभी कंप्लीट करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम्स ऑफ वाटर। 360 ग्राम्स ऑफ वाटर इनमें से कौन से स्टेटमेंट को कोरिलेट करता है। तो अगर हम देखें तो 360 ग्राम्स ऑफ वाटर अगर है हमारे पास, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम्स होता है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये कितना बनेगा जाके 20, तो ये हो जाएंगे 20 मोल्स इतने में। तो 360 ग्राम में कितने हो जाएंगे 20 मोल्स हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है कि 2 मोल्स होगा, वो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 20 मोल्स, तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया। फिर तीसरे और चौथे ऑप्शन में मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर हमने मोल्स निकाल लिए तो मोल्स से मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं आप बताएं, कि मोल्स से मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे। तो अगर हम देखें तो 1 मोल बराबर होता है 1 मोल बराबर होता है कितना 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, जो भी आप कहें उनको। ठीक है, 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास 20 मोल्स हैं तो 20 मोल्स में कितना हो जाएगा 20 इंटू दिस एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻24। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻25। ठीक है, 25 ठीक से नहीं लिख पा रहा है, जगह कम पड़ रही है। 25 ओके, और ऐसे ऊपर भी ठीक कर दूं मैं। ओके, नाउ यू कैन सी कि हमने पहले 360 ग्राम्स में मोल्स निकाल लिए, जो कि कैसे निकले, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास वाटर का 18 होता है। ठीक है, फिर एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो 20 मोल से कितने हो जाएंगे उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर आप देखें कि मॉलिक्यूल्स की संख्या के हिसाब से कौन सा ऑप्शन चयन किया जाएगा, तो चौथा ऑप्शन चयन किया जाएगा। ठीक है, तो सही कौन सा होगा, दूसरा और चौथा, और दूसरा और चौथा किस में दिया गया, वो डी में दिया गया, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। एटम के बारे में कौन सा कथन यहाँ असत्य है, गलत है। कहा गया एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम्स अकेले नहीं रह सकते हैं। ऐसा नहीं है, इनर्ट गैसेस जो होती हैं, जो रिएक्ट नहीं करती किसी और से, उनके एटम्स अकेले ही रहते हैं। ठीक है, हालांकि जो रिएक्टिव एटम्स होते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स के एटम्स, वो अकेले नहीं रहते, वो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, बट इनर्ट गैसेस के एटम्स अकेले ही होते हैं। फिर कहा गया एटम्स आर बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड। तो बिल्कुल एटम से ही मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एटम से ही आयंस बना करती हैं। फिर कहा गया एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। एटम जब तक एटम के रूप में रहेगा तब तक न्यूट्रल होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या उसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो फिर वो आयन बन जाता है, अदरवाइज एटम न्यूट्रल रहता है। तो ये बात भी सही है। चौथा स्टेटमेंट बचा, एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर दैट वी कैन सी फील और टच। एटम्स मिलकर बड़ी संख्या में जब एटम्स मिलते हैं तो मैटर बनता है। ठीक है, अब देखो कुछ हद तक ये बात भी ठीक है, बट पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आयरन का एक ब्लॉक है, तो उसमें तो सारे आयरन के एटम्स होंगे, तो ठीक है, तो आयरन के एटम्स मिलकर आयरन बन गया, आयरन का मैटर वो आप देख रहे हैं। पर अगर हम देखें वाटर, तो वाटर में सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक प्रकार के एटम्स नहीं हैं। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के एटम्स एक डेफिनेट रेशियो में जुड़कर जो है कंपाउंड बनता है। तो एटम्स ही मिलकर मैटर बना देते हैं, ये कहना कंप्लीटली सही नहीं होगा। बोलना ये चाहिए कि मैटर जो होता है वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स से बना होता है। ठीक है, हाँ, कुल मिलाकर उसमें एटम्स ही होंगे, बट एक जैसे होंगे तो हम बोल देंगे कि एटम से बना है, और डिफरेंट टाइप के एटम्स जुड़कर बने होंगे तो ये बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है, तो डी वाला स्टेटमेंट पार्शियली जो है वो गलत हो जाएगा, तो यहाँ हमें गलत स्टेटमेंट ही चुनना है, तो डी हो गया। नेक्स्ट, द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस N2 होती है, तो N2 कहाँ है, बी पर है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट सिंबल फॉर सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होगा, Na, तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है, सोडियम का सिंबल होता है बड़ा N छोटा a, और एवोगैड्रो नंबर होता है बड़ा N बड़ा A सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाईएस्ट। ये चार ऑप्शन है, चारों में से सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा, तो ये हमें देखना पड़ेगा एक एक करके। सबसे पहले दिया है 0.2 मोल्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज होता है C12H22O11। ठीक है, तो इसका जो मोलर मास होता है, मोलर मास कितना होगा अगर आप देखें तो, कार्बन के एक एटम 12 ग्राम, मतलब 12 ही होगा, तो 1 मोल एटम्स 12 ग्राम के हो जाएंगे।
तो 12 एटम्स अगर है तो 12 का गुणा हो जाएगा। हाइड्रोजन का एक होगा 1 और 22 से गुणा करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 11 ऑक्सीजन एटम से गुणा करना पड़ेगा। तो हमको ये मिलेगा जाके 342 ग्राम्स, ये मोलर मास होगा। एक मोल का मास 342 ग्राम्स। और यहाँ मोल्स हैं कितने, यहाँ मोल्स हैं कितने, मोल्स है यहाँ 0.2। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो उसमें मास कितना होगा जाके 342 ग्राम एक मोल का है, लेकिन हमारे पास तो 0.2 मोल्स ही दिए गए हैं। तो 684 और पॉइंट लगा 68.4 ग्राम्स। तो पहला क्या हो गया 68.4 ग्राम्स। ठीक है, अब इसको हटा रहे हैं, अब अगला करेंगे। ठीक है, अगला क्या बोला 2 मोल्स ऑफ CO2। देखो CO2 को अगर हम देखें तो इसका मोलर मास कितना होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन है, तो ये बन जाएगा जाके 16 दूनी 32 12 44 ग्राम्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक मोल है वो 44 ग्राम का है, तो 2 मोल कितने के हो जाएंगे, सिंपल है 88 ग्राम्स के हो जाएंगे। तो दूसरा जो है वो 88 ग्राम बना जाके। तीसरा 2 मोल्स ऑफ CaCO3। तो अगर हम CaCO3 को देखें तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 × 3, तो ये बन जाएगा जाके 100 ग्राम्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोल 100 ग्राम्स का, और मोल्स कितने यहाँ पर बोले हैं 2 मोल्स, तो कितना हो जाएगा 200 ग्राम्स का। ठीक है, फिर 10 मोल्स ऑफ वाटर, एक मोल वाटर 18 ग्राम्स का होता है, 10 मोल 180 ग्राम का हो गया। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, सबसे ज़्यादा हुआ जाके 200 ग्राम्स। इन चारों में सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, सबसे ज़्यादा हुआ जाके 200 ग्राम्स, ये वाला। और वो कौन सा है, तीसरा ऑप्शन है। तो तीसरे ऑप्शन को मार्क कर देंगे कि इसका सबसे ज़्यादा वेट होगा। ठीक है, जिसका मास सबसे ज़्यादा उसी का वेट सबसे ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, स्मॉल जी का गुणा करके ही तो वेट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो टिक करेंगे हम किसको, तीसरे को। तो सही जवाब यहाँ हो जाएगा C। एक एक करके मैंने आपको दिखाया, जगह कम है इसलिए आप सिक्वेंसली सारा नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किसमें सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 18 ग्राम वाटर है, 18 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, 18 ग्राम CO2 है और 18 ग्राम CH4 है। तो देखिए अगर अलग अलग चीज़ों के बराबर मास दे दिया जाए, है ना, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास 1 किलो आयरन है और 1 किलो भूसा है, तो बताइए किस में ज़्यादा कण होंगे। तो 1 किलोग्राम आयरन में कम कण होंगे क्योंकि वो हैवी होते हैं, कम आएंगे, है ना। और भूसा हल्का होता है तो 1 किलो में बहुत सारा आ जाएगा। जो हल्की चीज़ होती है वो 1 किलो में ज़्यादा आ जाएगी, जो भारी चीज़ होगी वो 1 किलो में कम आ पाएगी, है ना। तो ऐसे समझ लीजिए, वाटर को अगर हम देखें तो इसका मोलर मास होता है 18। ठीक है, O2 को अगर हम देखें तो इसका मोलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन का अकेले का 16, तो O2 का 32। ठीक है, अगर हम CO2 को देखें तो इसका मोलर मास होता है 44, और अगर CH4 को देखें तो इसका मोलर मास कितना होता है 12 4 16। तो सबका मोलर मास अलग अलग है। अब हमने सबको इक्वली ले लिया 18 ग्राम्स। तो अगर हम 18 ग्राम्स लेंगे तो वाटर का तो 1 मोल हो गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, O2 का 32 ग्राम्स होता है मोलर मास, पर अगर हमने 18 ही ग्राम लिया तो 18 ग्राम में O2 का तो एक भी मोल नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि वाटर का 18 ग्राम मोलर मास होता है और 18 ही ग्राम यहाँ दिया गया है, तो 1 मोल हो गया। लेकिन O2 का तो 32 ग्राम मोलर मास होता है, और यहाँ हमारे पास अगर 18 ग्राम ही O2 है तो उसका तो एक मोल भी नहीं हो पाया ना, तो पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। ऐसे CO2 का 44 ग्राम मोलर मास होता है ना, तो उसका तो और भी ज़्यादा मोलर मास है, तो वो 18 ग्राम में और कम आ पाएंगे पार्टिकल्स। जिसका मोलर मास जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही हैवी मॉलिक्यूल होगा, तो 18 ग्राम में वो उतने ही कम आ पाएंगे। और ये 16 है मोलर मास, इसका 16 ग्राम मोलर मास है। तो अगर हम 18 ग्राम मीथेन लेते हैं तो डेफिनेटली मीथेन 1 मोल से ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा एटम्स किस में हो जाएंगे, यहाँ पर मीथेन में हो जाएंगे। ओके, तो इक्वल मास अगर आप डिफरेंट चीज़ों का ले लेते हैं तो जो लाइटर चीज़ होती है उसके सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे उसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा D, CH4 मीथेन होती है। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 ग्राम ऑफ CO2, 1 ग्राम N2, 1 ग्राम H2 और 1 ग्राम CH4। तो अगर आप देखें तो सबका मोलर मास अलग अलग होगा, बिल्कुल पिछले जैसे ही सवाल है। CO2 का मोलर मास 44 ग्राम्स होता है, N2 का 28 ग्राम्स, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो N2 का हो जाएगा 28, दुगना हो जाएगा। हाइड्रोजन का यहाँ 2 ग्राम हो जाएगा और CH4 का 16 ग्राम। तो सबका अपना अपना मोलर मास अलग अलग है। तो अब आप देखिए कि CO2 का जब 44 ग्राम्स होता तो 1 मोल बनता जाके, लेकिन दिया तो खाली 1 ही ग्राम है। ठीक है, नाइट्रोजन का 28 ग्राम्स होता है तब 1 मोल बनता है, हाइड्रोजन का 2 ग्राम में ही 1 मोल बन जाता है, और CH4 का 16 ग्राम में 1 मोल बनता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, अगर सब के सब 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम दिए गए हैं
सब 1 ग्राम दिए गए, तो जो हल्का वाला सब्सटेंस होगा उसके ज़्यादा पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो सबसे हल्का कौन है? हाइड्रोजन। तो दिए गए 1 ग्राम में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मोल्स यहाँ किसके बन जाएंगे? हाइड्रोजन के बन जाएंगे 0.5 मोल्स, और उसी के फिर पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन वाला। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज। ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या होगा? तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास अगर हम देखें तो 16 यू होता है, लेकिन अगर हम ग्राम्स में देखें तो 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर एवोगैड्रो नंबर हो जाता है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में इतने सारे एटम्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स अगर मिला लिए जाएं तो ये जाकर 16 ग्राम बनाते हैं। तो अगर इतने एटम 16 ग्राम के हैं तो 1 एटम कितने का हो जाएगा? 16/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। ठीक है, ओके, सो दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन एवोगैड्रो नंबर ऑफ ग्राम्स। ओके, अब आप ऑप्शन चुन लीजिए। कहाँ गया है इसका ऑप्शन? 16 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजॉल्व इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर इन ए बीकर। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सॉल्यूशन। अब देखिए बीकर में दो चीज़ें मिलाई गई, एक सुक्रोज, ठीक है, और सुक्रोज यानी कि C12H22O11 जिसका मोलर मास 342 ग्राम्स होता है, प्रति मोल का 342 ग्राम्स होता है। दूसरा क्या मिलाया गया? वाटर। दूसरा क्या मिलाया गया इसमें? वाटर। दूसरा क्या मिलाया गया इसमें? वाटर। वाटर का मोलर मास क्या होता है? 18 ग्राम्स। तो पर मोल 18 ग्राम्स का होता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कहा गया? 342 ग्राम्स इसका मोलर मास है, लेकिन मिलाया कितना है? सिर्फ 3.42 ग्राम्स मिलाया गया है। ये गिवन अमाउंट है और ये मोलर मास है। ठीक है, ऐसे ही वाटर कितना मिलाया गया? 18 ग्राम से मिला दिया गया। तो इसमें वाटर कितना है? पूरा 1 मोल है, 18 ग्राम मोलर मास होता है, उतना ही मिला दिया। सुक्रोज जो है 3.42 ग्राम्स मिलाया। तो ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? अब अगर आप ध्यान से देखें तो वाटर का क्योंकि 1 मोल है और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, और हर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, हर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है। तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स किसमें? वाटर में। अब सुक्रोज में ही बचा। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल में 11 ऑक्सीजन एटम होते हैं। अब यहाँ मोल कितना बनेगा जाके इस अमाउंट में अगर आप देखेंगे तो 3.42 ग्राम्स है और 342 जो उसका मोलर मास होता है। गिवन मास अपॉन मोलर मास करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/100 है ना, 1/100, यानी कि 10⁻⁻2 मोल्स। सिर्फ इतने मोल्स हैं इसके। अब एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, है ना, ये वाले। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ सुक्रोज होंगे, सुक्रोज मॉलिक्यूल्स, और हर मॉलिक्यूल में 11 ऑक्सीजन एटम्स हैं और मोल्स हमारे पास इतने हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको साफ करता हूँ, जगह बना लूँ। तो इसमें ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? इसमें सुक्रोज में ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे? इसमें जो ऑक्सीजन एटम्स होंगे, ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, एटम्स, तो फिर बताइए कितने मोल्स हैं? 10⁻⁻2। और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। और हर पार्टिकल में, सुक्रोज के हर पार्टिकल में कितने ऑक्सीजन एटम थे? 11। तो ये कितना हो जाएगा? 0.11 एवोगैड्रो नंबर। इससे गुणा कर दिया, 0.11 एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और ये है एवोगैड्रो नंबर। तो Na 0.11 Na
पूरा अगर देखें तो पूरे ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे। अब मैं टोटल कर देता हूँ, इसको आप साफ साफ अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जगह कम होने के कारण मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ा। Na प्लस ये वाटर में हो गए ऑक्सीजन एटम्स 0.11 Na, ये सुक्रोज में हो गए, तो कितने हो गए, ये 1 Na, ये इतना Na, तो 1.11 Na। तो 1.11 Na अगर आप उसको करने जाओगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना नंबर बनेगा, 6 करके कुछ बनेगा। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा। तो सही जवाब यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए वाला। ओके, 10th, ए चेंज इन फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट ओनली व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम। फिजिकल स्टेट में बदलाव करना है और कहा गया ये कब होगी, जब हम एनर्जी दें सिस्टम को। फिर लिखा है ओनली व्हेन एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, अगर सिस्टम से एनर्जी निकले तब। फिर लिखा है व्हेन एनर्जी इज आइदर गिवन और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। ये बात बिल्कुल सही है, अगर हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे तो उसके फिजिकल स्टेट में बदलाव हो जाएगा। जब गर्म करेंगे तो एनर्जी देंगे, जब उसको ठंडा करेंगे तो एनर्जी निकलेगी। तो दोनों ही स्थितियों में उसके फिजिकल स्टेट में बदलाव हो सकता है। ठीक है, और नीचे लिखा विदाउट एनी एनर्जी चेंज, अगर एनर्जी का चेंज नहीं होगा तो फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। तो सही जवाब यहाँ हो जाएगा सी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक के सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इतने ही MCQs एग्जाम्पलर में थे। ठीक है, और सभी लोग जो है बाकी चैप्टर्स की MCQs भी देखें थ्योरी पढ़ने के बाद, और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।